तो जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, तो इट फोकसेस ऑन इमोशंस एंड मिथ्स एंड लेजेंड्स। तो ये रियलिटी से ज्यादा इट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेजिनेशन अबाउट द नेशन। तो जो ये इमेजिनेशन होती है रियलिस्टिक नहीं होती है, ये ग्लोरीफाई करने के लिए ज्यादा होती है। जो रोमांटिक इमेजिनेशन होती है, इसमें जनरली देयर इज अ कंसिडरेशन दैट द नेशन हैड नेशन पहले से एग्जिस्ट करता था। सबसे पहली बात तो नेशन हैज एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। और जो नेशन है वो इट हैड रीच्ड इट्स पीक इन द पास्ट, कि वो अपने मैक्सिमम जितना कोई भी सिविलाइजेशन होती है, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकती है, वो पा चुका था। और उसी चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है बार बार में। जैसे इंडिया के केस में है, जो भी रामायण महाभारत की जो चीजें हैं, उनको साइंटिफिकली पीपल ट्राई टू पुट फॉरवर्ड देम साइंटिफिकली, लेकिन उसके पीछे चाहे कोई साइंस ना हो, तो चाहे वो गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात हो या कोई और हो, महाभारत में जो सरोगेसी या स्टेम सेल रिसर्च की बात हो, तो वो सारी की सारी इन सभी बातों में क्या है, मतलब द नेशन इज ट्राइंग, पीपल आर ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द नेशन, जिससे कि द प्राइड इन द नेशन इंक्रीजेस। और जब प्राइड इंक्रीज होता है तो लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन इंक्रीजेस। तो नेशन और नेशनलिज्म, नेशन अराइजेस फ्रॉम नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो एवरीवन वांट्स टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन। किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट करने में ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, विच इज more popular or which is more advanced, which is going to increase their reputation. तो जो रोमांटिक स्कॉलर्स होते हैं वो इसी तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में भी रोमांटिक पीरियड था जिसमें एंशिएंट पास्ट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की थी वापस से, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। अभी भी देखोगे ना, तो जितने भी मूवीज वगैरह बनती हैं, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, जितने भी सॉन्ग वगैरह हैं, तो देयर इज अ टैंजिबल टिल्ट टुवर्ड्स रोमांटिक नेशनलिज्म, कि नेशन को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो दैट सर्जिकल स्ट्राइक इज पोर्ट्रेड एज सच, वी हैव वन अ वॉर, कि कश्मीरी वापस ले लिया, टेररिज्म खत्म कर दिया, इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। आखिर ये तो फिर भी फैक्ट को एग्जैजरेट किया गया है, लेकिन कई नॉन एग्जिस्टिंग चीजें जो हैं, माइथोलॉजी को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज व्हाट romantic imagination about a nation is. Then the next question is, how was nation visualized by the artist? तो जो भी romantic scholars थे, या जो romantic artists थे during this period, who they represented nation in different forms. So one of the most popular form was an allegory of a nation in the form of female figures. तो nations were represented as female figures. तो जो कोई भी important historical figure है या historical personality है in that particular culture, तो the artist try to represent nation in that form. So in France it was Marianne, और in Germany it was Germania. तो दोनों की दोनों female figures थी, which were represented uh, by artists when they made paintings and all. ठीक है, and along with that, so the images reflected the national symbols as well. तो जैसे जर्मेनिया है, तो जर्मेनिया wears a crown of oak leaves. तो ओक इन जर्मनी सिग्निफाइज हीरोइज्म। तो जो भी सिंबल्स वगैरह वो कैरी करते हैं, जैसे आज के टाइम में भी है ना नेशनल सिंबल्स हैं, तो ईच नेशनल सिंबल टेंड्स टू हैव सम काइंड ऑफ मीनिंग। तो उसी तरीके से जो जर्मनी जो जर्मेनिया क्राउन पहनती है ऑफ ओक लीव्स,
so it stands for heroism. तो हर एक का जर्मेनिया also carries a shield and sword. कुछ पेंटिंग्स में शील्ड और स्वॉर्ड ले रही हैं along the Rhine. तो Rhine is a river, वहां उसके पास में शील्ड और स्वॉर्ड लेकर खड़ी है जर्मेनिया. That means Germany is trying to protect the Indian, trying to protect the German nation. तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन किया हुआ है. 31st question, on what basis were the female allegories given names? So female allegories were given names on the basis of some historical figures which existed in the past and which were popular among the population. तो पहले के जो भी मिथ्स और लेजेंड्स होंगे उनसे उनके बीच में कोई ना कोई पॉपुलर फिगर्स हो, तो उनके रिलेशन में है. तो जैसे इंडिया जो भारत माता है, तो वो जो उनकी फिगर है, जो इमेज है, so that has been copied from the goddess Durga. तो goddess Durga ancient time से चलती आ रही है, and with time जब वो रोमांटिसिज्म का पीरियड था in India, that was when the national movement was picking up pace. तो late 19th century में इंडिया में भी यही चीज हुआ था. तो दुर्गा माता को लेकर भारत माता बना दिया था. तो सिमिलरली इन केस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एज वेल द सेम थिंग हैपेंड. वहां पर भी जो भी एंशिएंट जो फिगर थी, एंशिएंट जो कैरेक्टर था which was popular in that place, that was used as an allegory of the nation. अगर किसी को डाउट है इन दो क्वेश्चंस में, in fact in these three questions, these three are interconnected: romantic imagination, allegory of the nation, and on what basis female allegories were given name. तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही एस्पेक्ट के ऊपर हैं क्वेश्चंस. चलो 32nd क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्क्राइब द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म. देखो, in order to understand the rise of imperialism, first of all we need to understand what is imperialism. अब एक imperialism जो word है, it is formed from imperial plus ism. जो ism is an ideology basically. तो ideology, ideas, beliefs जो भी है वो ism है, और imperial means rule basically. तो imperialism involves a kind of ideology or a kind of belief system in which a country extends its political control beyond its boundary. तो इसमें क्या होता है, एक कंट्री होगी, लेट्स से अगर इंडिया एक इंपीरियलिस्टिक पावर हो जाती है, तो इट इज गोइंग टू एक्सटेंड इट्स कंट्रोल बियॉन्ड इट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज. Sorry, it is going to extend its political control beyond its geographical boundaries is a better way to. तो जितनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, मान लो अभी जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, तो अगर इंडिया ट्राई करता है टू एक्सटेंड इट्स कंट्रोल बियॉन्ड दैट बाउंड्री, तो किसी और के टेरिटरी के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है इंडिया, तो देन इंडिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड एन इंपीरियलिस्टिक पावर. आज के टाइम में जैसे चाइना इज ट्राइंग दिस, चाइना इंडिया के टेरिटरी के अंदर भी आया हुआ है एक्साइज में. देन इट हैज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद अदर कंट्रीज. साउथ चाइना सी को वो उसने खुद का डिक्लेयर किया हुआ है कि इट इज माय, ये पूरी की पूरी सी मेरी है. तो इट इज चाइनीज सी, इट इज इंटरनल वाटर्स ऑफ चाइना. या काफी सारे आइलैंड्स हैं उनके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, वहां पर मिलिट्री अपनी तैनात की हुई है. तो चाइना in the present times it is trying to extend its political control, कि वहां पर उसका ही political control. When we are talking about political control, we are talking about actually the power. It is trying to extend its own power in those geographies.
तो जहां पर उसका कंट्रोल नहीं था वहां पर नई जगह पर भी वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म. सो इंपीरियलिज्म इज नॉट न्यू, इससे पहले भी था. तो इंडिया वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ इंपीरियलिज्म. जो देखो, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को कंफ्यूज नहीं करना है. इंपीरियलिज्म अलग है, कॉलोनियलिज्म अलग है. कॉलोनियलिज्म में यू क्रिएट अ कॉलोनी, तो वहां पर टोटल कंट्रोल आपका होगा, नॉट दिस पॉलिटिकल कंट्रोल, बट द एंटायर कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इज गोइंग टू बी विद यू. तो यू आर गोइंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी. जब कॉलोनी आप क्रिएट कर रहे हो तो दोनों के दोनों इंटरलिंक्ड हैं. लेकिन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म आर इंटरलिंक्ड. तो इंपीरियलिज्म में जैसे चाइना क्या कर रहा है, अपनी टेरिटरी क्रिएट कर रहा है. कॉलोनियलिज्म में क्या होगा, दूसरों की टेरिटरी जो वहां पर लोग रह रहे होंगे, तो इट इज गोइंग टू सब्जुगेट दोज पीपल. इंपीरियलिज्म में तो जो वहां पर जो नई टेरिटरी एक्वायर की उनको अपना सिटीजन बना लिया जाता है. लेकिन कॉलोनियलिज्म में वो सिटीजन्स नहीं होते, वो सेकंड ग्रेडेड पॉपुलेशन होती है व्हिच इज कंट्रोल्ड विगरसली. तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट दे आर इंटरलिंक्ड, इंटररिलेटेड. तो इन दी 18th century itself इंपीरियलिज्म बढ़ने लग गया था. तो इंपीरियलिज्म बढ़ा क्यों था? देखो, द फर्स्ट मेन रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म वाज ट्रेड. इनिशियली ट्रेड ग्रो कर रहा था, एंड विद ट्रेड देयर वाज कैपिटल एक्यूमुलेशन. ट्रेड के साथ में कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब जो ट्रेडर्स थे उनके पास में पैसे वैसे काफी आ गए थे. इसके साथ में अब क्योंकि ट्रेड इंक्रीज कर रहा था और कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही थी, तो टू प्रोटेक्ट दिस ट्रेड द ट्रेडर्स स्टार्टेड रेजिंग आर्मीज ऑफ देयर ओन. तो अगर ट्रेड से मुनाफा आ रहा है, देखो, तो उस मुनाफे को प्रोटेक्ट करना तो उनको पड़ेगा ही. अगर ट्रेड प्रोटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पायरेसी वगैरह भी होती थी, आज के टाइम में भी पायरेसी होती है, तो दे हैड टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड. सो टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड there was a need of raising armies. तो इन कंट्रीज में क्या होता था, either the traders themselves, कि ट्रेडर खुद मर्सनरीज हायर कर लेते थे कि किराए के जो भी बॉडीगार्ड्स हैं या किराए की आर्मी रेज कर ली, उनको वेपनाइज कर दिया टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. तो या तो ये कर लिया, या जो गवर्नमेंट है, जो मोनार्क उन कंट्रीज का, he used to give protection, कि वो कुछ सैनिक अपने इनके साथ में भेज देता था to protect the trade. तो अब ट्रेड, मान लो शिप की प्रोटेक्शन कर दिया, ट्रेडर्स की प्रोटेक्शन तो इतने से हो जाती है. लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, तो पहले के टाइम में देखोगे जब ऑटोमन एम्पायर पावरफुल हो रहा था ड्यूरिंग द 18th century, अर्ली आई मीन 16th to 17th century में इट वाज गेनिंग पावर, और उस टाइम में नए ट्रेड रूट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे. तो जो ट्रेड रूट है यहाँ पर, जैसे यूरोप है और इंडिया यहाँ पर है, बीच में अफ्रीका आ जाता है, तो यहाँ से लेकर इनिशियली स्पेन और पोर्चुगल ने ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर किए थे. जो पहला ट्रेड रूट था, तो इट वाज अलोंग दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो अफ्रीका के से पूरा नीचे घूम फिर कर इंडिया तक पहुंचे थे. तो इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग रूट. इसके बाद में छोटा हुआ था जो रेड सी के थ्रू है, लेकिन ये बहुत बाद में हुआ था. तो ये देख रहे हो कि द डिस्टेंस, द सी रूट्स आर वेरी लॉन्ग. तो सी रूट्स को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ता है, तो वहां पर पायरेट्स ना आ जाए, वहां पर खतरा ना हो जाए. तो इनिशियली इसकी वजह से द ट्रेडर्स स्टार्टेड एक्वायरिंग कॉलोनीज. तो वहां पर जगह खरीदने लग गए, फोर्ट्स क्रिएट करने लग गए. और विद टाइम, जैसे इंडिया के केस में देखा, पहले तो फोर्ट्स क्रिएट किया था. जो कैलकाटा है, तो कैलकाटा में फोर्ट विलियम क्रिएट किया गया था. 3 विलेजेस को मर्ज करके अपना फोर्ट बना लिया था. और फोर्टिफिकेशन को रोकने के चक्कर में ही जो बंगाल का नवाब था,
और जो ब्रिटिश थे तो उनके बीच में लड़ाई हुई थी और अल्टीमेटली द ब्रिटिशर्स वन। और इन 1757 आई थिंक बैटल ऑफ बक्सर थी, पहले बैटल ऑफ पलासी थी फिर बैटल ऑफ बक्सर थी। इसका मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द सीक्वेंस क्या था। तो 1757 में लेकिन ये हुआ था कि द ब्रिटिशर्स बिकेम पॉलिटिकल पावर। और ये क्योंकि इनके पास में आर्मी भी थी, फोर्टिफाई भी किया हुआ था, फोर्ट्स वगैरह भी क्रिएट किए हुए थे। तो इनिशियली फिर ये जैसे कॉलोनीज एक्वायर करने लगे तो वो एक्सपैंड करने लगे। तो जो पहले कॉलोनाइजर्स थे तो दीज वर पोर्चुगल, स्पेन एंड ब्रिटेन। और इसके साथ में इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होने लगा। तो द इनिशियल कॉज ऑफ इंपीरियलिज्म वाज लिंक्ड विद ट्रेड। तो पहले तो राइज हुआ ट्रेड की वजह से, लेकिन उसके बाद में नेशनलिज्म वाज आल्सो लिंक्ड विद इंपीरियलिज्म। अब देखो इस टाइम में जब 1757 था तो उस टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, सो देयर वाज नो आइडिया ऑफ अ नेशन। आइडिया ऑफ नेशन स्प्रेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसके साथ जब आइडिया ऑफ नेशन डेवलप्ड तो इनिशियली जो नेशनलिज्म का आइडिया था, नेशन और नेशनलिज्म का आइडिया था, तो इट वाज अ वेरी लिबरल आइडिया। तो वो एक्सक्लूजनरी नहीं था, वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे दे डिडंट वांट टू फ्री जस्ट फ्रांस, दे वांटेड टू फ्री द एंटायर वर्ल्ड ऑफ ऑटोक्रेसी। कि जितने भी मोनार्कीज हैं सबको जितने भी एरिया है throughout the earth, at least throughout the Europe, so they wanted to free all the people from feudalism or from monarchies, from the dominance of the privileged classes. तो ये करना था उनको। लेकिन विद टाइम 1830s 1848 में रेवोल्यूशन वगैरह हुआ और जो यूनिफिकेशन था फ्रांस का, जो यूनिफिकेशन हुआ वो तो ठीक है थोड़ा डेमोक्रेटिक मीन्स में हुआ था, लेकिन इसके बाद में जो यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, इटली का, तो इट वाज लेड बाय द प्रिविलेज्ड क्लासेस। तो जर्मन यूनिफिकेशन में भी हमने देखा था कि जो ओटो वन बिस्मार्क था, तो बिस्मार्क लेड द जर्मन यूनिफिकेशन और बिस्मार्क वाज अ जंकर, तो इट वाज एन इक्विवेलेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो ही बिलोंग टू अ लैंडलॉर्ड फैमिली, तो वो अपनी डोमिनेंस प्रमोट करना चाहते थे। तो अब ये इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी इन कंट्रीज की, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा था। तो जो नेशनलिज्म है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ में इन्होंने मर्ज किया और टू प्रमोट कॉलोनाइजेशन। कि देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए मतलब अगर इंडस्ट्रीज हमें सेटअप करनी है तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। हमें कैपिटल चाहिए, लेबर, raw material and markets. So these are the primary things that we require for development of industries. तो कैपिटल एक्यूमुलेशन तो यहाँ पर हो रहा था, लेबर सरप्लस जनरेट हो रही थी क्योंकि जैसे एंक्लोजर मूवमेंट हुआ था इंग्लैंड में, तो उस ऐसी मूवमेंट्स बाकी जगह पर भी हुई थी, तो लेबर सरप्लस थी। अब रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल का सोर्स एक्सप्लोर करने के लिए कॉलोनीज बनाई गई थी। तो कॉलोनी से रॉ मटेरियल आता था और द कॉलोनीज आल्सो एक्टेड एज मार्केट्स। तो जो फिनिश प्रोडक्ट था तो वो भी कॉलोनीज में ही बेचा जा रहा था। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट था जो रूलिंग क्लास है, जो इंडस्ट्रियल, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट पूंजीवाद वाले लोग हैं, पूंजीपति हैं जो, तो दे हैड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अब लोगों को तो बेवकूफ बनाना पड़ेगा ना। तो अगर कुछ भी आपको पॉलिटिकल मूव करना है, अब इन कंट्रीज में तो धीरे धीरे करके इलेक्शंस वगैरह शुरू कर दिए थे, या जहां पर इलेक्शंस नहीं थे तो दे स्टिल हैड टू गिव एन एजेंडा। कुछ तो प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा कि जिससे कि लोगों को कन्विंस कर सके कि हम इंपीरियलिज्म कर रहे हैं, हम नई कॉलोनीज सेट कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं। तो जो इंपीरियलिज्म का एजेंडा था तो इट वाज लिंक्ड विद नेशनल प्राइड कि किस कंट्री के पास में ज्यादा कॉलोनीज है, तो इट बिकेम अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। तो जैसे आज के टाइम में है ना, कौन सी कंट्री ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल लेके आती है, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। तो उस टाइम में यूरोप के अंदर acquiring more colonies became
a matter of national pride. तो नेशनल पावर और प्राइड शो करने के लिए कंट्री स्टार्टेड टू एक्वायर मोर कॉलोनीज. तो यूरोप में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और कंपटीशन शुरू हो गया टू एक्वायर मोर एंड मोर कॉलोनीज अमंग द डिफरेंट कंट्रीज. तो अब कॉलोनीज एक्वायर करनी थी. इसके साथ में क्या, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज में जैसे फ्रांस है, यूके है, तो वहां पर इलेक्शंस वगैरह शुरू हो गए थे. तो नाउ पीपल हैड टू बी कन्विंस्ड अबाउट दिस. तो इसमें जो लिटरेचर थी, तो लिटरेचर भी इस हिसाब से प्रोड्यूस की जा रही थी टू सपोर्ट दिस एजेंडा. तो रुडयार्ड किपलिंग का आई थिंक था ये, ही गेव द थ्योरी ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन, कि जो व्हाइट मैन है, तो व्हाइट मैन बिलोंग्स टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और व्हाइट मैन का बर्डन है कि जितने भी कलर्ड पीपल हैं, ब्लैक, ब्राउन, येलो, व्हाइट के अलावा जो भी है, तो इट इज द बर्डन ऑफ द व्हाइट मैन टू सिविलाइज दोज पीपल. तो ये इंपीरियलिज्म का ही रिजल्ट था which arose from इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, की व्हाइट मैन बर्डन जैसी थ्योरीज दी जाने लगी एज अ जस्टिफिकेशन टू अक्वायर मोर कॉलोनीज. तो अगर कोई कहता भाई और कॉलोनीज क्यों अक्वायर कर रहे हो, कि आपके पास में तो रॉ मटेरियल आ गया, मार्केट्स है, अभी और ज्यादा की क्या जरूरत है, तो कहने लगे कि इट इज द व्हाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज द पीपल, कि हमें उनको सिविलाइज करना है, हमें लालच थोड़ी है, वी आर नॉट गोइंग देयर टू लूट देम. वहां पर वैसे भी सब कुछ, इकोनॉमी इज नॉट नॉन एग्जिस्टेंट, कुछ नहीं है वहां पर, हम तो सिर्फ वहां पर इसलिए जा रहे हैं ताकि उनको सिविलाइज कर सकें. तो दिस वाज द प्रोपेगेंडा व्हिच वाज गिवन टू पीपल. इसके साथ में फिर और भी जुड़ने लग गए थे, जैसे ट्रेडर्स के साथ में मिशनरीज भी जाते थे. तो मिशनरीज वर एंगेज्ड इन, जो मिशनरीज थे, तो दीज वर एंगेज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पीपल. अब ये चाहते थे कि कन्वर्ट किया जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन है उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए. अब इनको कन्वर्ट कुछ जगह पर तो भाई नॉर्मली कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कुछ जगह पर देयर कैन बी एन एडवर्स रिएक्शन, कि उनको ओपोज किया जाए, रूलर ओपोज कर दे, या जो वहां की जो प्रीस्टली क्लास होगी, वहां पर जो पूजा पाठ कराते होंगे, वो भी ओपोज कर दें कि भाई हमारे मार्केट को क्यों छीन रहे हो तुम. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदूज को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में, तो जो पंडित होंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि उनकी दान दक्षिणा कम हो जाएगी अगर ऐसे कन्वर्जन होगा. तो कई जगह पर जो मिशनरीज थे, उन्होंने अपने गवर्नमेंट को प्रोवोक किया टू कॉलोनाइज अ पर्टिकुलर एरिया, कि उसको कॉलोनाइज कर लिया जाए, आर्मी भेजिए, उसको कॉलोनाइज किया जाए, बिकॉज इट इज अ रिलीजियस ड्यूटी. क्रिश्चियनिटी में भी रिलीजियस ड्यूटी है टू कन्वर्ट मोर एंड मोर पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी. तो सिर्फ इस्लाम में नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी है. तो इवन मिशनरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग कॉलोनियलिज्म. और जो ये कॉन्फ्लिक्ट था with the rise of imperialism, the contest and conflict in acquiring more colonies, this led to the first world war. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अलायंसेस इमर्ज होने लग गए थे. फॉर एग्जांपल अलायंस बिटवीन इंग्लैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. तो इंग्लैंड और फ्रांस का एक ट्रीटी हो गई थी, एंटेटे, आई थिंक इट वाज कॉल्ड एंटांट और समथिंग. इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. इंग्लैंड और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हो गया था. तो और उसके साथ में जर्मनी और इंग्लैंड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन एक्वायरिंग मोर कॉलोनीज, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हो रही थी एंड इट वांटेड, ये नई न्यूली इमर्जेंट इंडस्ट्रियल पावर थी एंड इट वांटेड मोर कॉलोनीज. इटली को भी चाहिए थी, जर्मनी और इटली की अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसे जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की अंडरस्टैंडिंग थी. उसके साथ में स्लाव नेशनलिज्म भी था बाल्कन्स में, और जो स्लाव नेशनलिस्ट थे वो ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट चाहते थे. तो मैं शायद कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट मोर प्रॉपर्ली. तो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे व्हिच लेड टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो
दिस इज व्हाट यू टू राइट. जो लास्ट वाला पार्ट है, यू डोंट नीड टू लीड इट टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अल्टीमेटली आप एक कंक्लूडिंग लाइन दे सकते हो कि द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एक कंक्लूडिंग लाइन दे सकते हो, लेकिन उससे पहले यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स. मैंने सारे पॉइंट्स वैसे यहाँ पर लिखे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स लिखे थे. यहाँ पर सिर्फ वाइट्समैन बर्डन का लिखा है, हाउ नेशनलिज्म, national power and pride led to colonization or imperialism. ठीक है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, वो और मेंशन कर दीजिएगा. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं अभी. क्या सबको समझ में आ गया है, किसी को समझ में नहीं आया? Are you people able to hear me or not? गौरव, कोमल, मुस्कान, नेहा, फोटो, निक्की, तनिषा, आर्यन. देखो, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपली आ सकता है, 2 या 3 नंबर का तो आराम से आ सकता है. ओके, एनीवन एल्स? निक्की की तो क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, दैट इज व्हाई ही इज नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड. तो आई विल अपलोड द क्लास, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट. उसके अलावा चलो आगे देख लेते हैं फिर. According to Ernest Renan, what are the attributes of a nation? तो what constitutes a nation? Basically एक अलग से कॉलम दिया हुआ है बुक के अंदर ही, in which Ernest Renan's definition of a nation is given. तो उसी में से ही पिक किया हुआ है. तो जो लिबरल डेफिनेशन है नेशन की, वो यहाँ पर दी गई है. तो नेशन जैसे बेसिकली कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है कि a nation is formed by common language. तो it is a sense of belonging which is based on common language, race और religion. तो ये अर्नेस्ट रेनान ने क्रिटिसाइज किया था क्योंकि ये नैरो डेफिनेशन है. तो इसको क्रिटिसाइज किया था. तो अर्नेस्ट रेनान क्रिटिसाइज द नोशन दैट नेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी, एंड इंस्टेड ही फोकस्ड ऑन कॉमन पास्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. कि जितने भी अर्नेस्ट रेनान वाज प्रोबब्ली अ स्कॉलर, तो स्कॉलर था, यूरोपियन स्कॉलर था. So his definition of nation comprised of common past and cultural heritage. तो मतलब उसके हिसाब से common culture होना चाहिए, common history होनी चाहिए. Then a population can constitute a nation. और इसके अलावा people should be consulted. अगर कोई भी nation होगा तो people should be consulted. मतलब this idea is linked with democracy. कि अगर नेशन है, कोई नेशन स्टेट है, कोई नेशन है, तो इन टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस अबाउट द नेशन, देन द पीपल शुड बी कंसल्टेड. सो पीपल शुड हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड. और इसने स्पेशली मेंशन किया था कि मतलब देयर शुड बी प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट होता है कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें द विल ऑफ द पीपल इज टेकन. तो मतलब प्लेबिसाइट इज सिमिलर टू रेफरेंडम. प्लेबिसाइट में नॉर्मली यस और नो वाला आंसर होता है. तो इंडिया ने भी काफी जगह पे प्लेबिसाइट कंडक्ट किया था. प्लेबिसाइट इज नॉर्मली कंडक्टेड टू अ सर्टेन whether a particular country, whether a particular part of a country wants to stay with that country or not.
तो जैसे इंडिया ने जूनागढ़ के केस में प्लेबिसाइड किया था, कश्मीर में भी प्लेबिसाइड किया था बिफोर मर्जिंग दीज टेरिटरीज इनटू इंडिया। तो अर्नेस्ट रेनान ने कहा था कि even if a particular if there is a particular nation, then the people have the right to be consulted. वो लोगों की will से ही you can constitute a nation, otherwise you cannot constitute a nation by force. Or again, the third attribute of nation according to Ernest Renan was that he was against colonization or acquiring any other territory. तो ये जो सेकंड पॉइंट है उसी से लिंक्ड ही थर्ड पॉइंट है कि अगर आप फोर्सफुली एक्वायर करते हो, दैट मींस द विल ऑफ द पीपल इज नॉट कंसिडर्ड, मतलब उनसे कंसल्ट नहीं किया है, लोगों से कंसल्ट नहीं किया है टू बी पार्ट ऑफ दैट कंट्री, so that means those people are not going to be part of the nation. So that is why a nation is against annexing or colonizing any other country, क्योंकि वो दूसरा नेशन होगा। अगर जो annexation है that is willing, that is through plebiscite, that means it is after consulting the people, then only it can constitute a nation, otherwise it is not going to constitute a nation. ठीक है, so you have to write these 3 points in it. Any problems in this question? ये थोड़ा yes or no? आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये जो अर्नेस्ट रेनन का क्वेश्चन है तो इट कैन कम एज अ सिंगल मार्क क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क्स का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि मतलब 4 ऑप्शन दे दिया, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। तो 3 ऑप्शन दे दिए, 4 में 4th में लिख दिया जैसे ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तो उस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी विल कंटिन्यू टुमारो, सो प्लीज डू दीस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स। अगर कोई डाउट है मुझे बता सकते हो अभी। जिन्होंने अटेंड नहीं किया, आई विल अपलोड दिस क्लास। ठीक है, सन्नाटा छाया हुआ है, तो आई एम कंसिडरिंग कि भाई आ रहा है समझ में, फिर वो बाद में ही समझ में आएगा व्हेन यू विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग इन द